हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेकर आया हूँ आज का उत्तराखंड जीके टेस्ट का एक अन्य भाग जो कि महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहाँ पर भी उत्तराखंड विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और उत्तराखंड की लगभग सभी परीक्षाओं में उत्तराखंड विषय से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ प्रश्न जो कई सारी पुस्तकों से लिए गए हैं और उनसे संबंधित कुछ अन्य तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का उत्तराखंड जीके टेस्ट। जो हमारा पहला प्रश्न आज का है वो है मायरिका सेपिडा किसका वैज्ञानिक वानस्पतिक नाम है। तो एक नाम यहाँ पर हम देख रहे हैं, नाम है मायरिका सेपिडा। तो किस वनस्पति का वैज्ञानिक नाम है ये? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है बांज, काफल, किलमोड़ा या भोजपत्र। तो इनमें से जो इसका सही आंसर है वो है काफल। देखिए, काफल एक उत्तराखंड की वनस्पति है, एक वन का कंदमूल फल भी होता है इस पेड़ पे काफल। तो देखिए, इसका जो वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम है वो है मायरिका सेपिडा। जबकि बात करें इन अन्य ऑप्शंस की तो इनमें हम देखेंगे सबसे पहले तो वो है बांज। देखिए, बांज का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कोरक्कस ल्यूकोट्राइकोफोरा। कोरक्कस ल्यूकोट्राइकोफोरा। देखिए, बांज को हरा सोना भी कहते हैं जंगल का। देखिए, अगला जो ऑप्शन है वो है किलमोड़ा। किलमोड़ा देखिए ये होती है एक वनौषधि टाइप की एक वनस्पति होती है जो कि अब लगातार ख़त्म होने की कगार पर है। बहुत सारे रोगों का इलाज इससे होता है। तो किलमोड़े का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बर्बेरियस लेसियम। बर्बेरियस लेसियम, ठीक है। और अंतिम है भोजपत्र, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर होने वाले वृक्षों में से एक है भोजपत्र। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है बेदुला न्यूट्रिस। क्या? ऐसे बेदुला और न्यूट्रिस, बेदुला न्यूट्रिस, ठीक है। ये नाम होता है भोजपत्र का वैज्ञानिक या वानस्पतिक। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है किन नदियों का संगम प्राचीन वैनतेयक तीर्थ कहलाता था। तो प्राचीन रूप से एक नाम में मिलता है वैनतेयक तीर्थ। किन नदियों के संगम के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था? कौन सा शब्द? वैनतेयक तीर्थ। तो इसके जो ऑप्शन है वो है धौलीगंगा या अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा, दूध गंगा और भिलंगना या पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। तो देखिए, किसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था वैनतेयक तीर्थ, किसके संगम स्थल के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का जो संगम है वो स्थित है सतपुली में, पौड़ी सतपुली में। और इस संगम को प्राचीन रूप से कहा जाता था वैनतेयक तीर्थ। और इस संगम की खास बात ये थी कि इस संगम के बाद जो नयार थी उसके लिए जिस नाम का प्रयोग किया जाता था या किया गया है वो कौन कौन से हैं? तो नारद गंगा, ठीक है, नारद गंगा कहा जाता है इसके बाद नयार को, या दोनों नयार के मिश्रित रूप को। और अगला कहा जाता है इंद्रावती। लेकिन कब? जब वैनतेयक तीर्थ को पार पर दोनों नदियों का संगम हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो पुराणों में जो नयार के लिए कहा गया, कई सारे नामों का यूज़ किया गया है। तो नयार को पुराणों में कई सारे नामों से पुकारा गया, जिनमें से एक नाम है साणी, ठीक है, साणी कहा गया है। या कुश जीर्णा भी से कहा गया है, कुश जीर्णा कहा गया है नयार को, ठीक है। और खीर गंगा भी कहा गया है नयार को। तो कई सारे नाम नयार के हैं। नयार की अगर हम बात करें तो जो नयार की दोनों धाराएं हैं वो निकलती हैं दूधातोड़ी श्रेणी से, ठीक है। दूधातोड़ी श्रेणी से कुल 5 नदियों का उद्गम होता है। उनमें से एक है, 2 है नयार, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। अन्य है अटागाड़, पूर्वी रामगंगा और पश्चिमी रामगंगा। और एक अन्य नदी है वो है बिनो, ठीक है, बूनो या बिनो, ये सब निकलती है यहाँ से। अगर हम बात करें पूर्वी और पश्चिमी गंगा के तटों पर स्थित कुछ प्रसिद्ध शहरों की, तो जो पूर्वी रामगंगा के तट पर जो प्रसिद्ध शहर है वो आपने सुना होगा, एक शहर है बिरौखाल, ठीक है। या एक शहर नहीं, एक स्थान है, प्रसिद्ध स्थान बिरौखाल। ये पूर्वी नयार के तट पर है। जबकि पश्चिमी नयार की अगर हम बात करें तो आपने एक अन्य नाम सुना होगा, पाबो। तो पाबो का जो बाजार है या पाबो जो क्षेत्र है ये पश्चिमी नयार के तट पर है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है गढ़वाल क्षेत्र में निर्मित पहली जातीय सभा थी। तो 4 सभाओं का नाम यहाँ पर है। और गढ़वाल क्षेत्र में निर्मित पहली वो जातीय सभा जो किसी जाति का प्रतिनिधित्व करती थी या एक ही जाति के लोगों ने उसे बनाया था अपनी जाति के विकास के लिए, तो कौन सी वो सभा इन सब में से एक थी? तो देखिए, इसका जो सही आंसर इन सभाओं में से है वो सही आंसर है सरोला सभा। देखिए, सरोला सभा की बात करें तो गढ़वाल के ब्राह्मणों की ये सभा थी। उच्च कोटि के ब्राह्मण जो होते हैं उनकी ये सभा थी, ऐसा मानने वाले जो ब्राह्मण थे उनकी ये सभा थी। और इस सभा का जो सभापति होता था वो होता था बद्रीनाथ मंदिर का रावल, ठीक है। और ब्राह्मणों के विकास के लिए ये सभा बनी थी, सरोला सभा।
और यहीं से शुरुआत होती है उत्तराखंड में जातीय सभाओं की। इससे पहले कोई भी जातीय सभा मौजूद नहीं थी, लेकिन इसके बाद लगातार जातीय विखंडन हुआ और सभाओं का विखंडन हुआ, अपनी अपनी सभाएं बनती गई और यहाँ पर एक मतलब स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पर एक फूट देखने को मिली इस तरह से जनता में। ठीक है, अगर हम बात करें इस सभा की, जो सरोला सभा की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1904 में। ठीक है, अन्य जो सभाएं यहाँ पर हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें से जो पहली सभा है वो है क्षत्रिय सभा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1919 में और इसकी स्थापना के जो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे जोत सिंह नेगी। ठीक है, जोत सिंह नेगी प्रमुख व्यक्ति थे जो इसकी स्थापना के कर्ताओं में थे। ठीक है, दूसरी सभा है गौरक्षणी सभा। गौरक्षणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1907 में, देखिए कोटद्वार में धनीराम मिश्र के द्वारा। और अगली जो सभा है वह है गढ़वाल हितकारिणी सभा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1901 में देहरादून में। आप जानते हैं ये गढ़वाल हितकारिणी सभा गढ़वाल सभा के नाम से भी शायद जानी जाती है। ठीक है, गढ़वाल यूनियन इसे कहते हैं शायद। तो ये प्रश्न था गढ़वाल से निर्मित पहली जातीय सभा का। अगला प्रश्न देखेंगे वो है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो देखिए कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसमें से इसका जो सही आंसर है वो है 1909। और किस स्थान पर इस गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी, तो स्थान था जोली कोट। ठीक है, याद रखना है स्थान का नाम भी। जोली कोट में इस गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई थी, अंग्रेजों ने की थी 1909 में। और जोली कोट अब स्थित है या तब भी स्थित था नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में स्थित था जोली कोट। ठीक है, और इसके जो प्रमुख बने थे, फर्स्ट प्रमुख जो इसके थे, ये जोली कोट में जो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन बना था उसके जो पहले प्रमुख थे, आपने ये नाम सुना होगा, प्रसिद्ध ये नाम है नॉर्मन गिल। ठीक है, नॉर्मन गिल इसके प्रमुख थे। इसकी स्थापना नॉर्मन गिल ने की थी। और नॉर्मन गिल की एक प्रसिद्ध पुस्तक भी आई थी, वो पुस्तक थी फ्लोरा ऑफ कुमाऊं। ठीक है, और ये जो संबंधित था ये गवर्नमेंट गार्डन ये संबंधित था औद्यानिकी के विकास से। उद्यान जो होते हैं उनके विकास से संबंधित था, फलोद्यान के विकास से। ठीक है, अगला देखेंगे इनमें से किस एक शासक का संरक्षण मौलाराम को प्राप्त नहीं था। तो देखिए ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को अगर आप सीख गए करना या ऐसे प्रश्न आपको आ गए तो एग्ज़ाम में आपको बहुत आसानी होगी। तो प्रश्न ये है कि इनमें से किस एक शासक का संरक्षण मौलाराम को प्राप्त नहीं था। प्रदीप शाह, जयकृत शाह, पृथ्वीपति शाह और प्रद्युमन शाह, इन चारों में से कौन सा शासक ऐसा है जिसका संरक्षण प्राप्त नहीं था मौलाराम को। तो इसका जो सही आंसर है वो है पृथ्वीपति शाह। देखिए मौलाराम की अगर बात करें तो उन्हें जिन 4 शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ था, उन्हें कुल 4 शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ था अपने पूरे जीवन काल में। वो 4 शासक थे प्रदीप शाह और उनका पुत्र ललित शाह। ठीक है, ललित शाह। और इसके बाद आता है नाम जयकृत शाह का और उसके बाद प्रद्युमन शाह। पृथ्वीपति शाह का उन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं था क्योंकि पृथ्वीपति शाह उनसे बहुत पूर्व मतलब राजा बन चुके थे। ठीक है, अगर हम बात करें मौलाराम की तो 1743 में मौलाराम का जन्म हुआ था और 1833 तक ये रहे थे। तो कुल मिला के ये काल जो कहा जाता है इसे मौलाराम के काल के नाम से हम जानते हैं। मौलाराम का टाइम पीरियड था ये। बहुत उच्च कोटि के रचनाकार हुए, गढ़वाल शैली के विचित्रकार हुए मौलाराम, और रचनाकार भी ये थे। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की थी, कवि भी ये माने जाते हैं। इनका जो प्रसिद्ध इनको जो दुनिया के सामने वो लाए थे इन्हें कौन, बैरिस्टर मुकंदी लाल। और बैरिस्टर मुकंदी लाल की वो पुस्तक जो मौलाराम पर इनकी सबसे प्रसिद्ध रही वो पुस्तक थी गढ़वाल पेंटिंग्स। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग्स। और इस पुस्तक की खास बात यह है, इसमें एक प्रश्न आ सकता है कि इसकी मतलब ये कब छपी थी। तो 1969 में इसका प्रकाशन हुआ था गढ़वाल पेंटिंग्स का। ये थी बैरिस्टर मुकंदी लाल की और ये संबंधित है महान चित्रकार मौलाराम से। ठीक है, इनकी कुछ पुस्तक भी हैं बहुत सारी जिनके नाम आपने सुने होंगे, गढ़ राजवंश काव्य, गढ़ गीता संग्राम, मनमत सागर, ऐसी इनकी कई सारी पुस्तकें भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है चैती मेला किस जनजाति का प्रमुख मेला है। एक मेला यहाँ पर है चैती मेला। तो किस जनजाति का प्रमुख मेला है चैती। तो उत्तराखंड की जो जनजाति है बोक्सा, उसका प्रमुख मेला माना जाता है चैती मेला। ठीक है, बोक्सा जनजाति जो कि अधिकांश इसका क्षेत्र है तराई बावर में, ये यूएस नगर में सबसे अधिक निवास करती है। और जहाँ पर नैनीताल और यूएस नगर में इस जनजाति के क्षेत्र हैं उन्हें बुक्साड़ क्षेत्र कहा जाता है। आप जानते हैं उन क्षेत्रों को बुक्साड़ क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और चैती इनका प्रसिद्ध मेला है जो चैत्र मास में लगता है। नवरात्रों में प्रमुख त्यौहार इनका है और ये लगता है कहाँ पर, इसका प्रमुख चैती देवी मंदिर में। ठीक है,
अब चैती देवी मंदिर के नाम चेंज हो चुके हैं, इसका नाम अब जो नाम है इसका, इसे बाला सुंदरी देवी कहा जाता है, इसे बाला सुंदरी देवी अब कहा जाता है ना, बाला सुंदरी। लेकिन इससे पूर्व भी कुछ अन्य नाम थे इस मंदिर के। सबसे पहले इसका नाम था ज्वाला, ज्वाला देवी से कहा जाता था। इसके बाद इसे उज्जैनी देवी भी कहा जाता है, उज्जैनी देवी और बाला सुंदरी देवी या चैती देवी। तो कई सारे नाम इस देवी के हैं और ये है बोक्साओं की पूज्य देवी। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तराखंड में गोरखों की दिव्य प्रथा की समाप्ति किस वर्ष हुई? तो गोरखा शासन जो उत्तराखंड में रहा था उसकी एक प्रथा थी दिव्य प्रथा। कब से कब तक गोरखा शासन रहा था? तो अगर हम कुमाऊं की बात करें तो गोरखा शासन जो रहा था कुमाऊं में वो रहा था 1790 से लेकर 1800 कितने तक, 14 तक। जबकि अगर हम गढ़वाल में बात करें तो यहाँ पर रहा था 1804 से। ठीक है, और रहा तो 1814 तक ही था, लेकिन 1804 से ये रहा था। तो जो कुमाऊं गढ़वाल में गोरखा शासन की एक प्रथा थी दिव्य प्रथा, मतलब न्याय की एक प्रथा थी दिव्य प्रथा, जो कि कठोर न्याय दंड था। एक न्याय तो नहीं था, ये अन्याय की एक प्रथा थी, लेकिन इसे न्याय प्रथा माना जाता था गोरखों की। तो इस प्रथा का, इस कुरीति का अंत कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1836। 1836 का वक्त था और हमारे जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो थे गोवन। ठीक है, जॉर्ज गोवन, जिनका टाइम पीरियड हम देखते हैं 1836 के आसपास से और 1838 तक। तो गोवन के समय अंत हुआ था किसका? गोरखों की दिव्य प्रथा का। अब आ सकता है कि किस कमिश्नर के समय अंत हुआ, तो जॉर्ज गोवन के समय अंत हुआ था कुमाऊं की दिव्य प्रथा का, गोरखों की दिव्य प्रथा का। और एक अन्य चीज़ जो गोवन के समय में हुई थी वो हुई थी इसी वर्ष, वो हुई थी दास प्रथा का भी अंत। गोरखों ने दासों की बिक्री के केंद्र बनाए थे, हरिद्वार जैसे क्षेत्र, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दास के रूप में बेचे जाते थे उत्तराखंड के नवयुवक। तो इस प्रथा का अंत भी हुआ था जॉर्ज गोवन के समय में। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दुष्चक्र में सृष्टा किसकी रचना है? रचना है दुष्चक्र में सृष्टा। इन 4 राइटर्स में से मंगलेश डबराल, लीलाधर जगोड़ी, शैलेश मटियानी और वीरेंद्र डंगवाल, इनमें से किसकी रचना है दुष्चक्र में सृष्टा? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है, देखिए, वीरेंद्र डंगवाल। वीरेंद्र डंगवाल की रचना है दुष्चक्र में सृष्टा। और इनकी इस रचना की अगर हम बात करें, जो इनकी रचना है दुष्चक्र में सृष्टा, तो इसे प्राप्त हुआ है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी इसे मिला है कब? साहित्य अकादमी से मिला है 2004 में। 2004 में साहित्य अकादमी से सम्मानित ये पुस्तक है। और इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं उनकी अगर हम याद करें तो जो कुछ कमी इनकी पुस्तकें हैं, एक है कवि ने कहा। ठीक है, कवि ने कहा इनकी एक पुस्तक है। एक इनकी है स्याही ताल, स्याही ताल। ठीक है, और एक अन्य पुस्तक जो इनकी है वो है क्या? इसी दुनिया में, इसी दुनिया में। ठीक है, तो ये है इन सारी इनकी पुस्तकें। अगर इनकी पुस्तकों की बात करें तो 4 पुस्तकें मैंने आपको बताई। दुष्चक्र में सृष्टा तो है ही, कवि ने कहा, स्याही ताल और इसी दुनिया में। ठीक है, ये है। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा 1843। 1843 में मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। ठीक है, जो अभी भी बहुत प्रसिद्ध स्थानों में से यहाँ पर आती है। यहाँ की मुख्य मसूरी के मध्य में स्थित है मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी। देखिए, अगर इस मसूरी की हम बात करें तो 1927-28 से मसूरी का विकास शुरू हुआ था। और करने वो व्यक्ति थे 1827 से जिन्होंने जिनकी नज़र इस क्षेत्र पे थी, वो थे कैप्टन यंग। ठीक है, कैप्टन यंग ने इसका विकास किया। इसके विकास में इनका योगदान रहा कैप्टन यंग का। ठीक है, और इसकी जो कुछ खास बातें जो मसूरी की हैं वो ये है कि यहाँ पर एक अन्य लाइब्रेरी भी है, और वो लाइब्रेरी है तिलक लाइब्रेरी। ठीक है, और तिलक लाइब्रेरी की स्थापना जो हुई थी वो यहाँ पर हुई थी 1920 में। तो 2 लाइब्रेरियाँ मसूरी में हैं। एक है मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी 1843 में जो निर्मित हुई थी, और अगली है तिलक लाइब्रेरी जो 1920 में बनी। ठीक है, और अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की देहरादून से मसूरी की, तो 1921 का वो समय था जब पहली बार देहरादून से मसूरी एक कार गई थी। ठीक है, कार पहली बार कब गई थी? 1921 में। तो सड़क मार्ग से पहली बार 1921 में जुड़ा था मसूरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब हुई?
तो देहरादून जो है हमारा, वहाँ पर जो प्रसिद्ध एक कॉलेज है महादेवी कन्या पाठशाला, MKP नाम से इसे आप जानते हैं, तो इसकी स्थापना कब यहाँ पर हुई थी? तो इसका जो सही आंसर इन 4 ऑप्शंस में से है वो है 1902। देखिए देहरादून में 1902 में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना हुई थी और इसके जो स्थापनाकर्ता मानी जाती हैं, शायद मैं नाम थोड़ा भूल गया हूँ, लेकिन महादेवी एक पाठक वैसे इस ऐसा ही कोई भटनागर, महादेवी भटनागर इस नाम से वो महिला है जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, महादेवी भटनागर। और 1902 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी, ये आज भी मौजूद है। 1902 में ही एक अन्य कॉलेज की स्थापना देहरादून में हुई थी, वो है देहरादून का DAV कॉलेज। ठीक है, DAV कॉलेज की स्थापना भी 1902 में एक संस्कृत विद्यालय के रूप में हुई थी और 1946 से ये एक कॉलेज के रूप में प्रतिष्ठित है। ठीक है, और अभी भी ये यहाँ पर चलता है, एक प्रसिद्ध कॉलेज है उत्तराखंड का। और ये जो भारत का पहला पंजीकृत स्कूल है, ठीक है, कौन है भारत का पहला पंजीकृत स्कूल? वो है ददून स्कूल। ददून जो स्कूल है, सतीश रंजन दास जिसके संस्थापक हैं, और उन्होंने इसकी स्थापना यहाँ पर की थी 1935 में। किसने की थी? सतीश रंजन दास। ये प्रतिष्ठित स्कूल है उत्तराखंड का या भारत का, ददून। अगला है, राजबगड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? एक जल विद्युत परियोजना यहाँ पर है, वो है राजबगड़ी जल विद्युत परियोजना। तो किस नदी पर स्थित है ये परियोजना? तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी पर स्थित है चमोली में राजबगड़ी जल विद्युत परियोजना। इस नंदाकिनी नदी की बात करें तो सहायक है अलकनंदा की, निकलती है नंदा घुंगटी क्षेत्र से, है ना। और अगर इसकी एक अन्य जो परियोजना इस पर है प्रसिद्ध, वो परियोजना आप देख लीजिए, वो परियोजना है सेरा बनाला। सेरा जो बनाला परियोजना है, ये अन्य एक परियोजना है नंदाकिनी पर प्रसिद्ध। तो 2 प्रसिद्ध परियोजनाएं नंदाकिनी पर है, राजबगड़ी जल विद्युत परियोजना और सेरा बनाला जल विद्युत परियोजना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, असी गंगा का उद्गम स्थल है। तो इन 4 स्थानों में से असी गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? तो देखिए, असी गंगा जो कि सहायक है भागीरथी की सहायक है, उत्तरकाशी से निकलती है। तो किस जगह से निकलती है? तो जो ताल है उत्तरकाशी में, डोडी ताल, वहाँ से निकलती है असी गंगा। ठीक है, असी गंगा एक सहायक नदी है भागीरथी की। असी गंगा की अगर हम बात करें तो असी गंगा के बारे में, भागीरथी की उस डोडी ताल के बारे में बात करें तो डोडी ताल के जो कुछ प्रमुख फैक्ट हैं, तो एक तो ये उत्तरकाशी में स्थित है हमारा डोडी ताल, दूसरा ये 6 कोनों वाला ताल है। ठीक है, और इसकी एक खास बात यह है कि इसके समीप एक मंदिर है, और ये मंदिर है किसका? अन्नपूर्णा का। ठीक है, अन्नपूर्णा एक प्रसिद्ध यहाँ पर सिद्ध पीठ है अन्नपूर्णा का, डोडी ताल के ही समीप। और द्रावड़ मछलियों के लिए फेमस ये ताल है। द्रावड़ जो मछली होती है, एक प्रकार की मछली, उसके लिए फेमस ये ताल है। तो कुछ फैक्ट हैं ये डोडी ताल से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैं कुमाऊँ किसकी रचना है? एक रचना है यहाँ पर मैं कुमाऊँ, जिम कॉर्बेट, हेनरी रैमजे, एटकिंसन और रस्किन बॉन्ड। तो इनमें से किसकी एक रचना है मैं कुमाऊँ? तो इसका जो सही आंसर है वो है जिम कॉर्बेट। देखिए, मशहूर पर्यावरणविद भी थे ये, शिकारी भी थे और लेखक भी थे। तो इनकी एक रचना है मैं कुमाऊँ। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो मैं इंडिया, मैनिटर्स ऑफ कुमाऊँ, जिम कॉर्बेट इंडिया, टाइगर टेम्पल, है ना, फेमस है टाइगर टेम्पल, मैन ईटर्स ऑफ रुद्रप्रयाग, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिम कॉर्बेट की। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस परमार शासक को राजनीतिक चतुर की संज्ञा दी गई थी? एक परमार शासक ऐसा था जिसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है राजनीतिक चतुर। तो कौन सा वो परमार शासक था? तो सहजपाल, जगतपाल, अजयपाल या कनकपाल। तो इनमें से किस शासक के लिए राजनीतिक चतुर की संज्ञा दी गई है? मेधाकर शर्मा ने ये संज्ञा दी है, जो राइटर है मेधाकर शर्मा। तो कौन सा वो व्यक्ति है इनमें से? तो वो जो सही आंसर इसका है वो है सहजपाल। देखिए, सहजपाल की अगर हम बात करें तो अकबर, सम्राट अकबर का समकालीन था, भीष्मचंद का समकालीन ये रह चुका था। तो अकबर का समकालीन सहजपाल था, इसलिए इसको राजनीतिक चतुर इसलिए कहा जाता है। तो इसके समय की एक प्रमुख घटना है कि अकबर ने गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए एक अन्वेषक दल यहाँ पर भेजा था उत्तराखंड में, जिसे सहजपाल ने हरिद्वार में रोक दिया था। ठीक है, इस दल को, और ऊपर गोमुख की तरफ बढ़ने नहीं दिया इस दल को। तो इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अकबर का इस पर आक्रमण न करना ये साबित करता है कि इसने कुछ ना कुछ राजनीतिक चालें चली होंगी, जिस कारण अकबर ने इसके इतने बड़े दुस्साहस के बाद भी इससे युद्ध नहीं किया या
यहाँ इसकी तरफ वो नहीं बढ़ा, उसकी सेनाएं नहीं बढ़ी, तो इसका कुछ कारण था, इसलिए इसे राजनीतिक चतुर की संज्ञा दी जाती है। इसकी बात करें तो इसका जो क्रम परमार शासकों में कहा जाता है तो 42वां परमार ये था सहजपाल, ठीक है। और इसे प्रजा को सुख देने वाला शासक भी कहा गया है। इसके बारे में एक अन्य फैक्ट है कि इसके बारे में लिखा गया है कि ये शासक प्रजा को सुख देने वाला शासक था, ठीक है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न आज का है, कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना, तो इसका जो सही सन है वो है 1912। 1912 में कांग्रेस की स्थापना कुमाऊं में हुई थी और यही कांग्रेस 1926 में विलय हो गई थी। कुमाऊं इसी में विलय हो गया था 1926 में कुमाऊं परिषद का। तो किस कमिश्नर के समय ये कुमाऊं कांग्रेस बनी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है कैंपवेल। देखिए कैंपवेल के शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1906 से लेकर 1914 तक कैंपवेल का कुमाऊं कमिश्नर रहे थे और इन्हीं के समय में कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। अन्य जो कार्य इनके समय हुए थे वो हुए थे, कुली एजेंसी 1908 में बनी थी, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन अभी देखा हमने 1909 में बना था, और घ्लोगी जल विद्युत परियोजना, घ्लोगी जो जल विद्युत परियोजना मसूरी में भट्टा फॉल पर बनी थी 1909 से इसने कार्य करना शुरू किया था, जगमगाया था मसूरी इस परियोजना के कारण ही। तो ये थे हमारे उत्तराखंड के आज के प्रश्न। दोस्तों जुड़े रहिए, धन्यवाद। हम ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे, एग्जाम में आपके लिए हेल्प करते रहेंगे। धन्यवाद।